महान दार्शनिक रूसो ने कहा है, धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। इसलिए धैर्य, समर्पण, त्याग और दृढ़ संकल्प होना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आपको मेरा सुझाव है, आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि वीपो से संबंधित आने वाले किसी भी प्रश्न को आप अपने जीवन में गलत करने से बच सकें। आइए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम कुल 30 प्रश्न हल करेंगे, जो सभी प्रश्न इसी टॉपिक से जुड़े हैं। आपको मेरा सुझाव है कि आप वीडियो को देखते समय प्रश्न को पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए, तभी आपको वीडियो देखने का फायदा मिलेगा। काफी मजा इस वीडियो में आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार, इसे अंग्रेजी में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसे शॉर्ट में वीपो के नाम से जाना जाता है। जान लेते हैं विश्व बौद्धिक संपदा के बारे में। व्यक्तियों के दिमागी उत्पाद से जुड़े अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। इसमें साहित्यिक रचना, शोध, आविष्कार जैसी चीजें शामिल होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान की मेहनत से ये रचनाएं बनी हैं, सबसे पहले इस पर उसी व्यक्ति का हक होना चाहिए। चूंकि यह अधिकार बौद्धिक उत्पाद के लिए दिया जाता है, इसलिए इसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति कोई रचना लिखता है तो उस पर उसको कॉपीराइट होगा। यदि कोई व्यक्ति कोई ट्रेडमार्क बनाता है, कोई पेटेंट बनाता है, कोई औद्योगिक डिजाइन बनाता है और इसके अलावा कोई भौगोलिक संकेतक का निर्माण करता है, तो सबसे पहले उस पर उस समुदाय का, उस क्षेत्र का या उस व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इसे ही विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन निम्न में से किसके अंतर्गत स्थित एक एजेंसी है? इस वीडियो में मैं कई बार विश्व बौद्धिक संपदा संगठन को वीपो के नाम से संबोधित करूंगा, आप ध्यान में रख लीजिए। यहां पर पूछा गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किसके अंतर्गत स्थित एक एजेंसी है? यूरोपीय संघ, आसियान, संयुक्त राष्ट्र संघ या गुट निरपेक्ष आंदोलन? सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो वीपो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत स्थित एक स्ववित्त पोषित एजेंसी है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। भारत यूएनओ का सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में यूएनओ में 193 देश हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और 1 जनवरी 2015 से इस पद पर कार्यरत हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। दूसरा प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। यहां पर पूछा गया है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967, 1883, 1975 या 1974? सही उत्तर है 1967 यानी 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर मैं आपको अवगत करा दूं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से पहले इस प्रकार के कार्यों की देखरेख के लिए एक अलग से संस्था थी, जिसे यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता था। तो वीपो से पहले यह संस्था इस प्रकार के कार्यों की देखरेख करती थी। मुझे लगता है आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर पूछा गया है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है?
अर्थात वीपो डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 जून या 26 मई? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल 1967 को वीपो कन्वेंशन लागू हुआ था, इसलिए 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन वीपो कन्वेंशन लागू हुआ था। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, रोम या जेनीवा। सही उत्तर है जेनीवा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जेनीवा में स्थित है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात वीपो का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में सदस्य देशों की संख्या है, यानी इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 180, 190, 191 या 151? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 191। 191 कंट्रीज वीपो के मेंबर्स हैं प्रेजेंट टाइम में। और आपको यह भी याद दिला दूं कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 188 देश हैं। यूएनओ के कितने मेंबर्स हैं इसमें? 188। और 3 अन्य देश हैं जिनके नाम हैं कुक द्वीप समूह, होली सी और न्यूए, ये 3 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 देश हैं, इनमें से कुल 188 देश वर्तमान में वीपो के मेंबर्स हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश वीपो के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है, इसलिए 188 देश इसके सदस्य हैं जो कि स्व इच्छा से इसके मेंबर्स बने हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो कौन सा देश है इन चारों में से जिसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? पर्यवेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर या सुपरवाइजर। तो कौन सा देश है जिसे परमानेंट ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? फ्रांस, फिलिस्तीन, फिलीपींस या फिनलैंड? सही उत्तर है फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में स्थायी पर्यवेक्षक यानी परमानेंट ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत निम्न में से किस वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य बना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस वर्ष इंडिया इसका सदस्य बना? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1975 में। ठीक है, ध्यान दिला दूं 1967 में वीपो की स्थापना हुई, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? 1967 में। 1974 में वीपो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बना, यानी इसमें शामिल हुआ। और 1975 में इंडिया इसका मेंबर बना। ये आप ध्यान में रख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है, ध्यान से वीडियो को देखिए। और मैं आपको सुझाव देता हूं, आपसे वायदा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से संबंधित दूसरी वीडियो या किताब पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। यहां पर पूछा गया है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ किस वर्ष हुआ? अभी हमने इसका जिक्र किया, 1974, 1975, 1967 या 2011? सही उत्तर है 1974। तो 1974 में वीपो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। 1975 में इंडिया इसका मेंबर बना। 1967 में वीपो की स्थापना हुई। 2011 में दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना। तो चारों ऑप्शन किसी न किसी घटना से जुड़े हैं, मैंने चारों का जिक्र कर दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1974। यहां पर क्या पूछा गया है, निम्न में से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के कार्य है या हैं? कौन से कार्य वीपो से जुड़े हैं इनमें से? पहला, बौद्धिक संपदा के नियम बनाना, एकदम सही। बौद्धिक अधिकार से संबंधित नियमों का निर्माण करना इसका कार्य है। तकनीकी संरचना प्रदान करना, यह भी इसी का कार्य है, यह तकनीकी संरचना प्रदान करता है। और विवादों को सुलझाना, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका समाधान करना इसका कार्य है। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों वीपो के कार्य हैं। अगला प्रश्न,
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। निम्न में से किस वर्ष 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 4 सन दिए गए हैं, सन 2000, 1999, 2001 और 1970। हमें बताना है कि किस वर्ष 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 2000 में। सन 2000 में यह घोषणा की गई कि 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 अप्रैल की ही डेट क्यों चुनेगी? क्योंकि 26 अप्रैल 1967 को वीपो कन्वेंशन लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर क्या पूछा गया है, प्रश्न को पढ़ लीजिए। वर्तमान में निम्न में से कितने अंतर्राष्ट्रीय संधियां विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो के अंतर्गत स्थित हैं? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अंतर्गत कई सारी संधियां हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। हमें बताना है कि वर्तमान में कितने हैं, 15, 20, 25 या 26। सही उत्तर है 26। तो वर्तमान में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो के अंतर्गत 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न और हम हल करेंगे। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है, ध्यान से देखिए। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े अगली वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किस वर्ष पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी सिस्टम की शुरुआत की गई थी? ठीक है, 1978 में, 1974 में, 1975 में या 1967 में? क्या पूछा गया है? पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी सिस्टम की शुरुआत। सही उत्तर है 1978, ऑप्शन नंबर 1। 1978 में पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी सिस्टम की शुरुआत हुई थी। 1974 में वीपो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। 1975 में भारत वीपो का सदस्य बना। 1967 में वीपो कन्वेंशन लागू हुआ। ये आप ध्यान में रख लीजिए, यानी 1967 में वीपो की स्थापना हुई थी। ये मैं पहले आपके साथ जिक्र कर चुका हूं। यहां पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए। निम्न में से किस इंडेक्स का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया जाता है? 4 इंडेक्स हैं, यानी 4 सूचियां हैं। इनमें से किसका प्रकाशन वीपो के द्वारा किया जाता है? नंबर 1 प्रॉपर्टी इनोवेशन इंडेक्स, दूसरा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तीसरा है इंटेलेक्चुअल इनोवेशन इंडेक्स, चौथा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनोवेशन इंडेक्स। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII। इसका प्रकाशन प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार दूसरे नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहां पर यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बशर्ते इसका लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और कभी ना कभी ये प्रश्न आपके काम आएगा, इसलिए मैंने यहां पर इसे डाल दिया है। पूछा गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से संबंधित इन 4 कथनों में से। पहला, पेरिस कन्वेंशन 1883, एकदम सही, यह इसी वर्ष लागू हुआ था। दूसरा है बर्न कन्वेंशन, यह 1886 में हुआ। बर्न कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तीसरा है मैड्रिड एग्रीमेंट 1991 में हुआ। चौथा है वीपो कन्वेंशन 1967, ये गलत है। वीपो कन्वेंशन कब हुआ था? 1967 में, यानी 1967 में, जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि वीपो की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, क्योंकि सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा गया है। यहां पर और संधियां दी गई हैं, जैसे मराकेश संधि 2013 में। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या जिक्र किया गया है उसका भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। मराकेश संधि 2013 में हुई और इस संधि के मुताबिक किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इससे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश है। तो तात्पर्य यह हुआ कि यदि कोई किताब है और उसका कोई ट्रांसलेट ब्रेल लिपि में करता है तो वह बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
ब्रेल लिपि आप जानते होंगे दृष्टिबाधितों के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह 2013 में लागू हुई और भारत इससे अपनाने वाला पहला देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीपो शामिल 1974 में, हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, और इंडिया मेंबर कब बना 1975 में। तीसरा है वीपो कन्वेंशन 1967, यानी वीपो की स्थापना कब हुई थी 1967, ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। चौथा, बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए BIRPI का प्रावधान ये 1893 में किया गया था। इस प्रकार ये भी सही है। तो ये सभी संधियां किससे संबंधित हैं, वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से। आप ध्यान में रख लीजिए, 3 का जिक्र हम यहां पर इस प्रश्न में कर चुके हैं और 3 हम यहां पर हम इसका जिक्र कर चुके हैं। आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा या से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो से संबंधित है या हैं। कौन से संधियां या संधि वीपो से संबंधित हैं। बुडापेस्ट संधि एकदम सही, यह इसी से संबंधित है। मैड्रिड प्रोटोकॉल यह भी इसी से संबंधित है। मराकेश संधि यह भी इसी से संबंधित है, जो कि 2013 में हुई थी और जिसमें किसी किताब का ट्रांसलेट करना ब्रेल लिपि के हिसाब से बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माने जाने का प्रावधान किया गया था। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये चारों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से संबंधित संधियां हैं। ठीक है, और भी हैं यहाँ पर, मैंने जिक्र कर रखा है। वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम संधि यह वीपो से संबंधित है और वीपो कॉपीराइट संधि यह भी इसी से संबंधित है। मैं डिस्कस कर चुका हूं, कुल 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां इसके अंतर्गत स्थित हैं, जिसका हम पहले ही अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं। अभी आगे भी और इससे संबंधित जानकारी जानेंगे, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पेटेंट क्या है, नए आविष्कारों के व्यावसायीकरण, दुरुपयोग से सुरक्षा। यदि किसी ने नया आविष्कार किया है तो उसका व्यावसायीकरण ना हो, दुरुपयोग ना हो, इससे सुरक्षा के लिए पेटेंट का यूज किया जाता है। दूसरा है कॉपीराइट, नए सृजन के व्यावसायीकरण, दुरुपयोग से सुरक्षा। यदि किसी ने कोई नया सृजन किया है, नई क्रिएटिविटी की है, कोई रचना, कोई किताब, कोई उपन्यास लिखा है, कोई पोएम्स लिखी है, तो उसका व्यावसायिक दुरुपयोग ना हो, इसके लिए कॉपीराइट लागू किया जाता है। तीसरा है ट्रेडमार्क, यानी नाम और प्रतीक के व्यावसायीकरण, दुरुपयोग से सुरक्षा करता है। किसी का कोई उत्पाद है तो उसका कोई नाम होगा, उसका कोई सिंबल यानी प्रतीक होगा, तो उसका कोई व्यावसायिक दुरुपयोग ना करे, इससे सुरक्षा के लिए ट्रेडमार्क जारी किया जाता है। अगला है भौगोलिक संकेतक, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स आप कह सकते हैं, जिसको सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत कर दिया जाता है, उसका कोई पेटेंट या कॉपीराइट नहीं करा सकता, वह यूनिवर्सल हो जाता है। तो भौगोलिक संकेतक कौन जारी करता है, सरकार, और जिसका भौगोलिक संकेतक जारी कर दिया जाता है उसका कोई पेटेंट या कॉपीराइट नहीं कर सकता। भौगोलिक संकेतक में कई चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे आप जानते हैं कि बनारस की साड़ियाँ हैं, या इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर कॉपीराइट मिल जाता है और उसके बाद उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई पेटेंट या कॉपीराइट उनका नहीं बना सकता। ठीक है, और वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, यूनिवर्सल हो जाती हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिए। जैसे तिरुपति के लड्डू हैं, कश्मीरी केसर है, कई सारी चीज़ें हैं, या बनारस की साड़ियाँ, तो इनको भौगोलिक संकेतक यदि प्राप्त हो जाता है तो वो फिर सरकार के अंडर में आ जाते हैं, यानी यूनिवर्सल हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जारी की गई। इंपॉर्टेंट है, तो किस वर्ष राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जारी की गई थी। 12 मई 2016, 12 मई 2017, 12 मई 2018 या 17 जून 2015। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 12 मई 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारत सरकार के द्वारा जारी की गई थी। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो अवश्य ही लाइक कीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगला प्रश्न, निम्न में से बौद्धिक संपदा अधिकार है कौन सा है वीपो के अंतर्गत, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार इनमें से। कॉपीराइट यह बौद्धिक संपदा अधिकार है, पेटेंट भी है और ट्रेडमार्क भी है, अभी हमने इनका जिक्र ऊपर किया। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 ये सभी क्या हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार।
आपको ध्यान दिला दूं, कई सारे बौद्धिक संपदा अधिकार हैं लेकिन 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क, चौथा है भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, पांचवा है औद्योगिक डिजाइन यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो ये 5 बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला यहां पर मैंने फिर से इनको परिभाषित किया है, बारीक से आप इसे पढ़ लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। कॉपीराइट किसे कहते हैं? रचनाकारों के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के अधिकारों को वर्णित करने हेतु प्रयुक्त होने वाला एक कानूनी शब्द। तो यदि कोई रचना करता है, रचनाकार है, कोई साहित्यिक या कलात्मक कार्यों को करता है, तो उसके कार्यों को वर्णित करने हेतु, प्रोटेक्ट करने हेतु प्रयुक्त होने वाला एक कानूनी शब्द कॉपीराइट कहलाता है। अगला है पेटेंट। इसका तात्पर्य है आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार। पेटेंट मालिक को आविष्कार का इस्तेमाल दूसरे को देने का विकल्प भी है। तो यदि किसी ने आविष्कार किया तो उसके आविष्कार के लिए दिया जाने वाला एक विशेष अधिकार पेटेंट कहलाता है, और पेटेंट मालिक उस आविष्कार का इस्तेमाल दूसरों को भी दे सकता है और उसके लिए वह पैसा ले सकता है। पेटेंट भारत में 20 वर्षों के लिए दिया जाता है, जैसे दवाइयों पर 20 वर्षों के लिए पेटेंट का प्रावधान किया गया है, उसके बाद पेटेंट हट जाता है। और कॉपीराइट किसी रचना पर, किसी किताब, पुस्तक, नोवेल पर दिया जाता है। कई सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं, अभी आगे जिक्र करेंगे। कॉपीराइट भारत में 60 वर्षों के लिए दिया जाता है, इसकी एक निश्चित समय अवधि है 60 ईयर। और पेटेंट कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। उसके बाद उस पर उसका हक नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर ट्रेडमार्क का जिक्र किया गया है। ट्रेडमार्क क्या है? अभी हमने जिक्र किया, एक संकेत है जो किसी उद्यम के सामान या सेवाओं को अन्य उद्यम के सामान से अलग करने में सक्षम होता है। तो ट्रेडमार्क एक ऐसा शब्द है जो किसी कंपनी के सामान या प्रोडक्ट या सर्विस यानी सेवाओं को अन्य कंपनी के सामान, सेवाओं या प्रोडक्ट से अलग करने में सक्षम होता है, यानी एक अलग प्रकार का सिंबल, प्रतीक या संकेत है। अगला है औद्योगिक डिजाइन यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन। यह एक लेख के सजावटी या सौंदर्य संबंधी पहलू का गठन है जिसमें लेख की आकृति या सतह 2 आयामी हो सकती है, सुविधाएं और पैटर्न हो सकता है, कोई रेखाएं हो सकती है, कोई रंग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो कोई औद्योगिक डिजाइन हो सकता है, जैसे कि आप जानते हैं किसी बाइक का कोई डिजाइन हो सकता है। इसके अतिरिक्त उसमें कोई पैटर्न हो सकता है, कोई कलर उसमें हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक डिजाइन। आपको बता दूं कि 2018 में एप्पल ने सैमसंग से मोबाइल डिजाइन को लेकर केस जीता था, पेटेंट केस। ठीक है, क्योंकि एप्पल ने सैमसंग पर आरोप लगाया था कि उसने एप्पल का जो फोन है उसके कर्व को कॉपी किया था, तो फिर उसका केस एप्पल ने जीता था और सैमसंग पर काफ़ी जुर्माना लगाया गया था। भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, किसी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति या मूल स्थान के गुण, प्रतिष्ठा या विशेषता के आधार पर उत्पाद, माल पर उपयोग किए जाने वाले संकेत, इसे क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेतक। आपको बता देता हूं कि जैसे तिरुपति के लड्डू हैं, कश्मीर के केसर हैं, या यदि अल्मोड़ा की बाल मिठाई को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स मिल जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और भौगोलिक संकेतक किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, यह उस क्षेत्र के समस्त लोगों का या पूरे समुदाय का इस पर हक होता है भौगोलिक संकेतक पर, और इसे सरकार जारी करती है। आपने कड़कनाथ मुर्गा के बारे में सुना होगा जो कि विवादों में था, जिसे सरकार ने भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया था। ट्रेड सीक्रेट यह भी है, गोपनीय सूचना पर आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार है जिन्हें बेचा या लाइसेंस दिया जा सकता है। तो ट्रेड सीक्रेट भी विश्व बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट से संबंधित कई चीज़ों को गोपनीय रखती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अब प्रश्नों को हल करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी, आप इन्हें ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है बौद्धिक संपदा अधिकार है एक, क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? सार्वजनिक अधिकार, निजी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार। प्रश्न का सही उत्तर है निजी अधिकार, यानी व्यक्तिगत, पर्सनल या हम कहें निजी। तो यह क्या है? निजी अधिकार है। क्या? बौद्धिक संपदा अधिकार, क्योंकि इसमें व्यक्ति, कॉपीराइट हो,
ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, औद्योगिक डिजाइन हो या कोई भी कार्य करे वह उसका व्यक्तिगत है, क्योंकि उसने उसमें अपना बौद्धिक स्तर का यूज किया है, अपना मस्तिष्क का यूज किया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? मैंने बताया कि 2016 में 12 मई को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी गई। इसमें कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं यह हमें बताना है, 7, 6, 5 या 4। सही उत्तर है 7, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के अंतर्गत, जिसे 12 मई 2016 को सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 53 देशों की सूची में कितना रहा? प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है कि 2020 में 53 देशों की सूची में इंडिया को इसमें कौन सी रैंक हासिल हुई, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पर कि प्रतिवर्ष यह सूची जारी की जाती है और जारी कौन करता है? GIPC यानी US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जिसे शॉर्ट में GIPC कहते हैं, यह हर वर्ष इसकी सूची जारी करता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो इंडिया का स्थान 53 देशों में कौन सा था? 40वां, 36वां, 44वां या 45वां? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 40वां। तो 2020 में इंडिया का स्थान 40वां रहा, 2019 में 36वां था, 2018 में 44वां था। ठीक है, तो 2020 में कितना था? 40। जारी कौन करता है? GIPC यानी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, जो कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा या से कार्यों को कॉपीराइट्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? क्या पूछा गया है? नहीं किया जा सकता। किसके अंतर्गत? कॉपीराइट। कॉपीराइट किसी व्यक्ति की कोई कृति हो, कोई रचना हो, उन पर जारी किया जाता है। अभी सारी लिस्ट में आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहला है फिल्म पर, एकदम सही, इस पर कॉपीराइट दिया जा सकता है। डेटाबेस पर दिया जा सकता है, मूर्ति कला पर दिया जा सकता है, लेकिन ट्रेडमार्क पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ट्रेडमार्क ऑलरेडी अलग है। यह कोई प्रतीक है, कोई संकेत है जो कि किसी स्पेशल उत्पाद को किसी दूसरे कंपनी के उत्पाद से सेपरेट करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वीपो का फोन है या सैमसंग का है, एप्पल का है, तो उनका अपना ट्रेडमार्क होगा, अपना पेटेंट होगा जो कि उसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख लीजिए, इन चीज़ों पर कॉपीराइट दिया जा सकता है। फिल्म हो सकता है, कोई पुस्तक हो सकती है, संगीत, चित्र, मूर्ति कला, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस हो सकता है, कोई विज्ञापन हो सकता है, मानचित्र हो सकता है, तकनीकी चित्र हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इन पर कॉपीराइट जारी किया जा सकता है। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, यह भी कॉपीराइट के दायरे में है, क्योंकि बशर्ते मैं इसे कई पुस्तकों से पढ़ने के बाद जारी कर रहा हूं, लेकिन इसमें मेरा प्रस्तुतिकरण है, इसलिए इस पर भी कॉपीराइट लागू हो जाता है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक बौद्धिक संपदा अधिकार निजी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? निजी अधिकार है, यानी व्यक्तिगत अधिकार है। तो इनमें से कौन सा एक निजी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिए। ट्रेडमार्क निजी संपत्ति में आता है, कॉपीराइट निजी संपत्ति में आता है, औद्योगिक डिजाइन निजी संपत्ति में आता है। यानी ट्रेडमार्क कोई व्यक्ति बना सकता है, कॉपीराइट किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, औद्योगिक डिजाइन कोई व्यक्ति विशेष बना सकता है, लेकिन भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय संपत्ति है या सामुदायिक संपत्ति है। क्योंकि यदि किसी क्षेत्र का कोई उत्पाद, कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त करता है, तो उस पर उस संपूर्ण क्षेत्र का, वहाँ के समस्त लोगों का, संपूर्ण समुदाय का अधिकार हो जाता है। जैसे यदि बनारस की साड़ियाँ हैं, तो बनारस में कोई भी साड़ी बिके किसी भी दुकान पर, वो सभी बनारसी साड़ी के नाम से बेचे जाएंगे। या तिरुपति के लड्डू हैं, कश्मीर के केसर हैं, कश्मीर में कहीं भी केसर बिके तो उससे संपूर्ण क्षेत्र को क्या होगा? फायदा।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 प्रश्न और हल करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिए। यहां पर पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था? इंडिया में सबसे पहले भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम। यदि किसी भी प्रश्न में भारतीय लगा हो पहले, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आज़ादी से पहले बना है। 1911, 1970, 2005, 1999। तो यहाँ पर आज़ादी से पहले एक ही सन है 1911, तो सही जवाब हो जाएगा 1911। ठीक है, 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था। क्योंकि पहले अंग्रेजों के टाइम पर कोई भी एक्ट, कोई भी अधिनियम बनता था, उसके आगे भारतीय अवश्य लिखा जाता था। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, आप जानते हैं कई सारे ऐसे शब्द आपको इतिहास में देखने को मिलते हैं। 1911 में सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु स्वतंत्रता उपरांत पेटेंट अधिनियम बनाया गया। अभी मैंने जिक्र किया स्वतंत्रता से पहले कब बना था? 1911 में। ठीक है, यहां पर पूछा गया स्वतंत्रता के बाद यानी उपरांत पेटेंट अधिनियम कब बनाया गया? सही उत्तर है 1970। तो सबसे पहले पेटेंट एक्ट कब बना? 1970 में। 2005 में इसमें संशोधन किया गया था, 2005 में। यहां पर 2 बार संशोधन हो चुका है पेटेंट अधिनियम 1970 में। पहली बार हुआ पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 में और दूसरी बार हुआ था पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 में। तो पेटेंट एक्ट बना 1970 में, पहली बार संशोधन हुआ 2002 में, दूसरी बार संशोधन हुआ 2005 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 1970 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर क्या पूछा गया, ध्यान से देख लीजिए। पूछ रहा है भारत में ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क अधिनियम बनाया गया। ठीक है, ट्रेडमार्क अधिनियम कब बनाया गया? पेटेंट एक्ट कब बना था? 1970 में। ट्रेडमार्क एक्ट कब बना? इसका सही उत्तर है 1999, 1999 यानी 1999 में। 1970 में पेटेंट एक्ट, 2002 में पेटेंट एक्ट में संशोधन, 2005 में पेटेंट एक्ट में संशोधन और 1999 में कौन सा एक्ट बना? ट्रेडमार्क अधिनियम। मुझे लगता है आप इसका जवाब अच्छे से समझ चुके होंगे। ट्रेडमार्क एक्ट में क्या आएगा? कोई शब्द आ सकता है, कोई चिन्ह आ सकता है, ध्वनि, कोई रंग आ सकता है, कोई वस्तु का आकार आ सकता है, आदि चीजों को इसमें शामिल किया जा सकता है। क्योंकि किसी सामान का संकेतक या ट्रेडमार्क कोई शब्द भी हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है, कोई ध्वनि, कोई रंग, कोई वस्तु हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर क्या पूछा गया है? 20 नंबर 6 यहां पर दिया गया है। यहां पूछा गया है बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए भारत में डिजाइन अधिनियम बनाएगा, डिजाइन एक्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए इंडिया में डिजाइन एक्ट कब बनाया गया? सन 2000, 2002, 2005 या 2016? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सन 2000 में। 2000 में बनाया गया था क्या? डिजाइन एक्ट। 2002 में क्या किया गया था? पेटेंट एक्ट में संशोधन। 2005 में पेटेंट एक्ट में संशोधन। 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू की गई थी 12 मई को। तो चारों ऑप्शन किसी ना किसी घटना से जुड़े हैं, ध्यान में रख लीजिए। मैं आपको यहां पर रिपीट भी करवा रहा हूं कई चीजों को। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है? डिजाइन से अभिप्राय क्या है? कोई आकार हो सकता है, कोई अनुक्रम हो सकता है, विन्यास हो सकता है, प्रारूप या अलंकरण हो सकता है, या रेखाओं या वर्णों का संगठन हो सकता है। किसी भी प्रकार का डिजाइन हो सकता है। जैसे गाड़ियां हैं तो हर गाड़ी का कोई ना कोई आकार, उसका कोई अनुक्रम, कोई प्रारूप या डिजाइन होता है, उस पर कोई स्पेशल कलर होते हैं या कोई रेखाएं उस पर होती हैं। आपको बता दूं कि कई बार अमेरिका और चीन में बौद्धिक संपदा पेटेंट को लेकर ट्रेड वॉर भी हुआ है। ठीक है, और पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं कि 2018 में एप्पल ने सैमसंग के खिलाफ डिजाइन को लेकर पेटेंट केस जीता था। ठीक है, क्योंकि सैमसंग ने एप्पल के डिजाइन को चुरा लिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रकार की घटनाओं को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है, ताकि आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा 1997 में भारत के विरोध पर यूएस पेटेंट ऑफिस को हल्दी पर दिया गया पेटेंट रद्द करना पड़ा, क्योंकि हल्दी भारत के उत्पाद है तो उस पर हक भारत का है।
या 2001 में जो बासमती राइस थी उस पर पेटेंट को भारत कोर्ट से रद्द करवाएगा, क्योंकि भारत ने 2001 में बासमती को पेटेंट दिलाने के लिए बात की थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसका विरोध किया। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए भारत में कॉपीराइट अधिनियम निम्न में से किस वर्ष बनाया गया? कॉपीराइट अधिनियम, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1957 में। 1957 में बना था कॉपीराइट एक्ट। 1970 में, 1999, 2013, ये 3 ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट 1957 में बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट के 3 प्रश्न बचे हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए। यहां पर पूछा गया है, भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अभी मैंने जिक्र किया था भौगोलिक इंडिकेटर्स, तो इसके लिए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण एक्ट कब बनाया गया? 4 ऑप्शन है, 1999, 2002, 2016, 2005। सही उत्तर है 1999 में। ठीक है, 1999 में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह 2003 में लागू हुआ, इसका मैंने यहाँ पर जिक्र कर रखा है। ठीक है, कब हुआ था लागू? 2003 में। 2 प्रश्न आखिरी के ये हैं, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं बनाए हैं, क्योंकि आप इन्हें ऐसे ध्यान में रख लीजिए। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 की थीम थी। प्रतिवर्ष यह आयोजित किया जाता है और इसकी एक थीम होती है। 2020 में इसकी थीम क्या थी? इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 की थीम थी। और मैं आपको बता चुका हूं कि इसे जारी कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक को? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी GIPC। और भारत का स्थान 2020 में कितना था? 40। ठीक है, 2019 में 36, 2018 में 44। ध्यान में रख लीजिए। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, WIPO का पूर्ण रूप है क्या है? WIPO का पूर्ण रूप सही उत्तर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WIPO कहते हैं। हिंदी में इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1967 में हुई थी। आज हमने 30 प्रश्न हल किए। मुझे लगता है ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और यदि ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो आप बताएं कि ट्रेडमार्क अधिनियम कब लागू किया गया? ट्रेडमार्क अधिनियम कब लागू किया गया? इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वस्सी के साथ। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसी लगी, ताकि अगली वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी हैप्पी एंड स्माइली ऑल्सो।